अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहर में गहमा गहमी अपने अरूज पर है। मैं हर रोज आती हूँ, हर रोज ही आपको परेशान कर देती हूँ सुबह सुबह इस बात से कि सियासी पारा हाई है और जेल भरो तहरीक एक तरफ जारी है, दूसरी जानिब अपने कारकुनों और रहनुमाओं को वापस जेल से निकालने की तैयारियां की जाती हैं। लेकिन जेल जाना इतना आसान नहीं होता। अब आप चले गए हैं, थोड़ी देर रहें, आपकी आवभगत करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर उसके बाद आप वापस आएंगे। इतनी जल्दी किस बात की है? अभी तो तहरीक का आगाज ही हुआ है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो शहरी हैं वो बहुत परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई हर जानिब है, हर चीज को जो है आप देखते हैं आसमान से बातें कर रही है। खा वो बिजली हो, पेट्रोल हो, खाने पीने की अशिया हो, यहाँ तक कि चाय बिस्किट भी अब सस्ते नहीं रहे। पत्ती की बात कर लें तो उसके रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं, ऑयल इतना एक्सपेंसिव हो गया है। ये तमाम जो बातें हैं इसने आम आदमी को बहुत परेशान किया हुआ है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी बात है जो हम आपको बताएंगे बिल्कुल मुफ्त में। ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस महंगाई के दौर में भी सस्ती मिलती है? ये जानने के लिए आपको हमारे साथ 2 घंटे के लिए रहना पड़ेगा। खैर, अभी चलते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। बिजली बिलों में रिलीफ में यू टर्न, 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज करने की तैयारियां। कलमा चौक अंडरपास मंसूबा मुकम्मल, मेन बुलेवार्ड तक रास्ता आज खुल जाएगा। कीमतें बेकाबू, चीनी 100 रुपए किलो, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट भी महंगे। शहर में आवारा कुत्तों की भरमार, पार्क में खेलते बच्चे को काट लिया। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज, आपने जान ली। मैं अपने सीनियर रिपोर्टर्स को वेलकम कहूंगी। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम। इमरान यूनिस हमारे साथ मौजूद हैं और इरफान मलिक हमारे साथ हैं। तो कैसी है आपकी सुबह? बस अच्छी गुजर गई, लेकिन ये खबरें देख के उसके बाद जो है वो पारा थोड़ा सा हाई भी होता जा रहा है। आपने बताया कि व्यूअर्स जो हैं वो रोज़ डर जाते हैं आपकी बातें सुन के। हालांकि वो आप डराती नहीं हैं, आप उन्हें सिर्फ हालात हादरा से अपडेट रखती हैं जो कि शहर में चल रहा है। और नॉर्मली लोग जो हैं वो ऑब्वियसली टीवी से ही सारी चीज़ें जो है वो उन्हें पता चलती है। वटेवर शहर में कहीं प्रोटेस्ट हो रहा है, महंगाई हो रही है, जो भी हुकूमती पॉलिसीज़ है उस हवाले से सिर्फ मीडिया जो है वही आवाम को बता रहा होता है। तो हम जो है वो खट्टी मीठी बातें भी करते हैं और इसके साथ साथ लोगों को जो है वो सुकून और आरामदेह बातें जो हैं वो भी उन्हें बताते हैं ताकि वो सुख का सांस ले सकें। एक और बात जो मैंने सबसे पहले की, बिजली महंगी हो रही है। जो पहले इसी मुल्क के लोगों ने एहतजाज करके रिलीफ लिया था, वो रिलीफ अब वापस ले लिया, यू टर्न ले लिया गया। 14 रुपए 24 पैसे फी यूनिट फ्यूल एडजस्टमेंट चार्ज करने की तैयारियां की गई हैं। एक तो पहले इतनी महंगाई, ऊपर से ये बिजली के झटके, क्या बनेगा? कहाँ जाएंगे सर? देखिए जी, लेस्को के हवाले से बात करें, वो हमेशा यही कहते हैं कि हम बिजली जो है वो उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जितनी खपत जो है वो बिजली की होती है। दूसरी जानिब वो ये बयान करते हैं कि जी हमारे लाइन लॉसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इन दोनों चीज़ों का हल जो है ना वो ख़ुद लेस्को जो है वो उनको हल करना नहीं चाहता। आप यकीन जाने, अगर आप चूँकि हम तो हमारा वास्ता जो है वो पड़ता रहता है इनसे, तो आप यकीन जाने जो इनके खर्चे हैं ना, अगर आप वो सुने आप हैरान रह जाएंगे। भाई आप देखें, वो मुल्क जिसमें बिजली बंद नहीं रही, ठीक है, और जिसमें आपको ऑब्वियसली आपके जो अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे, महकमाना तौर पे अगर बात करें, तो उसी मुल्क में, उसी इदारे में आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने अफसरान, आप अपने मुलाजमीन को 500-500 हज़ार यूनिट जो है वो फ्री दे रहे हैं। अच्छा, भाई क्यों दे रहे हैं आप? क्यों दे रहे हैं? खुद आप अपने इदारे की खराबी का बायस तो आप खुद बन रहे हैं ना। अगर हुकूमत के हवाले से बात करें कि पूरी दुनिया जो है जब भी ऐसा कोई चीज़ होती है जिसमें यह नज़र आता है कि कोई मुल्क बिजली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो वो क्या करते हैं, वो सोलर पर मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर होता क्या है, गवर्नमेंट ने एक बार प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था कि बैंक जो है वो सस्ते सोलर पैनल जो है वो आवाम को देंगे, लेकिन हुआ क्या, वो रोक दिया गया वो मंसूबा। अब वो सियासी तौर पर, मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि सियासी चपकलिश की वजह से वो प्रोजेक्ट जो है वो रुक गया कि एक हुकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू किया, दूसरी आई और उसने जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, उस हुकूमत ने तो इस मुल्क का छोड़ा ही नहीं ना, चाहे वो 3.5 साल ही रही, तो सारी बैरून इन्वेस्टमेंट जो है वो भी वापस चली गई। तो ना हम सोलर पर मुंतकिल हो सके हैं और ना ही हम अपने अखराजात जो है उनको कंट्रोल कर सकें। तो जब तक ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी, पैरेलल नहीं चलेंगी, ये मसाइल ऐसे ही रहेंगे और आवाम जो है वो बेचारी पिसती रहेगी।
इरफान, आप भी देख रहे हैं 1 साल कबल जो रिलीफ दिया वो वापस ले लिया है, यानी पहले आप बिजली पर आप आवाम को रिलीफ देते हैं, फिर उसी आवाम को आप तकलीफ में मुब्तला कर देते हैं। लोगों ने कहाँ जाना है? देखिए, जैसे इमरान ने बात की कि सियासी चपकलिश जो है वो बहुत हम पिछले 1-1.5 साल से ये देख रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ, ये उसी साल की ये कारस्तानी थी कि जब महंगाई के लिए मार्च भी निकल रहे थे, महंगाई मार्च, और उसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये पता था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, और इसी वजह से वो किया गया इस मुल्क के साथ जो शायद दुश्मन ने भी ना कभी किया होगा। एक महंगी चीज़ आप लेकर आवाम को किस तरह सस्ती दे सकते हैं, जैसे पेट्रोल पे हुआ। और उसी वक्त आपको याद होगा ये बिजली के टैक्सेस जो हैं इसके अंदर भी कमी लाई गई थी, 5 रुपये फ़ी यूनिट कम किए गए थे। तो ये वही रिलीफ था जिसको अब वापस किया गया, और हुकूमत ने कहा कि इनको 2 साल जो 9 माह की साथ होंगी उसके अंदर ये 3 अरब रुपया जो है ये आवाम से वापस लिया जाएगा टैक्सेस की मद में। और अब जो 200 यूनिट होगा उसको 10 रुपये समथिंग जो है वो चार्ज किया जाएगा, और जिसका 400 यूनिट होगा उसको 14 रुपये समथिंग जो है वो चार्ज किया जाएगा। लेकिन इसमें ये देखने वाली बात है कि आप एक महंगी चीज़ लेकर उसको सस्ते दामों किस तरह आवाम को दे सकते हैं। आवाम को ठीक है, आपने रिलीफ देना है आवाम को, आपने सब्सिडी देनी है, लेकिन उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि आपकी इकॉनमी का किस तरह बेड़ा गर्क किया जा रहा है। ये देखने वाली चीज़ है कि उस वक्त जो हुकूमत के ये फैसले थे वो फैसले सिर्फ इसलिए किए गए थे क्योंकि महंगाई मार चल रहा था, अपोजिशन का प्रेशर था, गवर्नमेंट को पता चल रहा था कि हमारी हुकूमत जाने वाली है, तो उस वक्त ऐसे इकदाम किए गए। आपको एक याद होगा बयान शेख रशीद का, उस वक्त उन्होंने दिया था कि इमरान खान बारूदी सुरंगें लगा रहे हैं मईशत की। तो ये वो बारूदी सुरंगें हैं जो अब वो फट रही हैं और आवाम के जो हैं वो पड़खच्चे उड़ाए जा रहे हैं। आप देखिए कि आम आदमी का जो बजट है वो किस कदर डिस्टर्ब हो चुका है कि उसको समझ नहीं आ रही कि मैंने पैसे आने कहाँ से, अर्निंग कहाँ से होनी है, और एक्सपेंडिचर किस तरह मैंने उनको मीट करना है। अब ये जो हुकूमत की जानिब से ये किया गया है कि वो तमाम जो बिल थे उसकी अक़सात जो है वो 9 माह के अंदर पूरी की जाएगी, लेकिन अगर इसका दुरानिया थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि इसमें भी आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। अच्छा। कि 9 माह की जगह आप इसको 1.5 साल पे या 2 साल के ऊपर ले जाएं। ठीक है, आपने आवाम की जेबों से पैसे तो निकालने हैं, आवाम की खून निचोड़ना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उनको टाइम भी दें। ये ना करें कि अचानक ही उसका खून निचोड़ लें, उसके बाद वो डेड बॉडी उसकी पड़ी हो, तो ये भी ज्यादती है। इरफान, माजरत के साथ मेरी राय है, शायद गलत भी हो सकती है, कि जब से ये हुकूमत वफाकी हुकूमत आई है ना, मुझे इसका भी कोई प्रोजेक्ट जो है ना वो अवाम दोस्त नहीं लगा। अच्छा। देखिए, ये जितने भी खैर तहरीक इंसाफ ने जो बेड़ा गर्क किया, मैं यहाँ लाजमी कहूंगा कि जो उन्होंने मुल्क के साथ बेड़ा गर्क किया, ये बिल्कुल ये अब उसको बेहतर भी नहीं कर सके, ये बल्कि उसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और दूसरा एक और चीज है, पूरी दुनिया में होता यह है कि जब भी कोई मुल्क जो है वो किसी बहरान में जाता है ना, वहां पर हुकूमत, अपोजिशन और बाकी तमाम सियासी जमातें मिलकर बैठ जाती हैं एक पेज पर। यहाँ पाकिस्तान की सूरत हाल अजीबो गरीब है, यहाँ पर कोई भी मसला आप ले लें, ये एक पेज पर नहीं आते। अभी कहते हैं कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे अमन मान की सूरत हाल पे बात करने के लिए, लेकिन आप देखें इस पे हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फोकल पर्सन है वो कहते हैं कि हमें तो रिटर्न इन्विटेशन ही नहीं आया। अब आपके मुल्क के अमन का मसला है, आपको दावतनामा भेजा जाए, जैसे कहते हैं तानु खत लिखा है। नहीं, बात इस तरह है, देखें सिर्फ दहशतगर्दी इस मुल्क का बड़ा मसला नहीं है, महंगाई भी बहुत बड़ा। महंगाई भी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि बारूदी सुरंगें जो हैं वो बिछाई जा रही हैं, महंगाई भी कोई कम एटम बम नहीं है पाकिस्तान के लिए। उसके बाद बेरोजगारी है, मतलब आप मुल्कों की मईशत की बेहतरी के लिए कहीं पर तो इकट्ठे हो जाएं, नहीं नजर आएंगे। बैरूनी इन्वेस्टमेंट, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ पता क्या होती है कि जितनी भी यहाँ से बैरूनी इन्वेस्टमेंट थी ना वो सारी इस मुल्क से जा चुकी है। लोग जो हैं चले गए हैं, बिजनेसमैन जो है वो चले गए हैं, जो यहाँ पर मौजूद है वो बेचारे पैसा ही नहीं निकाल रहे। क्यों? कहते हम लगाएंगे तो मिलेगा क्या, मतलब इदारे जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट उन्हें कोई रिलीफ ही नहीं दे रही कि कोई वो नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस करवा सकें। पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि अगर किसी ने कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो वहां पर उसको रिलीफ दिया जाता है, टैक्सेशन की मद में या बिजली की मद में या किसी भी चीज़ में उसको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाता है कि वो अपनी जो इंडस्ट्री है उसको थोड़ा बेहतर कर ले, बेरोजगारी भी खत्म कर ले, फिर उसके बाद वो टैक्स जो है वो देना शुरू कर दे। लेकिन यहाँ पर तो सजेस्ट करेंगे कि मुश्किल हालात तो हैं, लेकिन इस वक्त वी नीड टू स्टैंड विद आवर गवर्नमेंट, हमें उनके इनिशिएटिव्स पे उनको सपोर्ट करना है। जो इकदाम उठाए जा रहे हैं वी हैव टू बी कोऑपरेटिव, क्योंकि हम एक क्राइसिस की स्टेज पर हैं।
यहाँ पर हमारे लोगों के साथ की हुकूमत को बहुत ज़रूरत है। तो डू वी हैव टू मोटिवेट देम कि थोड़ा मुश्किल वक्त है, इसमें बाद में मोटिवेट आसानी होगी। इसमें आपके मेरे मोटिवेट करने से लोग जो है वो नहीं समझेंगे। इस वक्त मोटिवेट करने के लिए उनको लीडर्स चाहिए, जो उन्होंने अपने लीडर्स जो हैं जिनको सिलेक्ट किया है, जिनको उन्होंने या तो असम्बली के फ्लोर के ऊपर भेजा, उन लोगों की जो मोटिवेशन है वो काम आएगी। लेकिन इस वक्त वो तमाम के तमाम लोग, वो ख्वाह हुकूमत हो, वो ख्वाह अपोजिशन हो, या वो जो हो ये ज़मान पार्क के अंदर बैठे हैं, ये तमाम के तमाम इस वक्त अपनी अना के चक्कर में अवाम का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इनको वोट देकर इस पोजीशन के ऊपर पहुंचाया, इनमें से किसी एक के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि इस अवाम का जिन्होंने इनको वोट दिया उनके रिलीफ के लिए कोई काम कर सके, उनको इकट्ठा कर सके। अभी आप देखें कि जैसे आपने इंट्रो के अंदर बात की कि हम ये बात सुन रहे थे कि जो जेल भरो तहरीक है उसके बाद हमें जेल से निकालो की तहरीक शुरू हो गई। हर शख्स को इस वक्त अपनी पड़ी हुई है। वो लोग खुद जो अपना मज़े कर रहे हैं और जो अवाम है उसको कह रहे हैं कि आप जेलों में जाएं, आप जाके वहाँ पे गिरफ्तारियाँ दें। भाई उनके घर के अगर वो शख्स जो एक कमाने वाला है, आप ये इमेजिन करें कि जो एक घर का जो वाहिद कफील होगा, अगर वो एक माह के लिए जेल चला जाएगा तो उसको बच्चों को क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पालेगी, उसके बच्चों को क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून संभालेगी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी संभालेगी? किसी ने नहीं संभालना। उसके बच्चे ख्वार होंगे। और ये चीज़ सोचने के लिए कोई भी आपकी ना तो PDM और ना तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त गौर कर रही है। और अगर हम कहें कि इनको मोटिवेट करें, कि हम आवाम को मोटिवेट करें कि गवर्नमेंट के साथ वो स्टैंड करें, तो वो हमारी बात जो हम उस खुद तबके के अंदर शामिल हैं जो अपनी रोटी रोज़ी की फ़िक्र में मुब्तला रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं हैं। उससे बाहर जो लोग हैं, जो ज़मान पार्क में बैठे हैं, जो असम्बली के अंदर बैठे हैं, या जो PDM पूरी बैठी हुई है, ये वो लोग हैं। उन्होंने मोटिवेट करना है। उन्होंने एक साथ जब तक वो नहीं बैठेंगे तब तक ये मामला ऐसे ही रहेगा। इरफान और इमरान, मेरे पास आप दोनों के लिए सवाल है। फिलहाल ब्रेक पर चलती हूँ, वापस आऊंगी तो फिर आपसे पूछूंगी कि के दौर में सस्ता क्या है। तब तक आप सोचते रहें। हम चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, आप साथ रहें। वेलकम बैक। वैसे तो सवाल मेरा आसान था इरफान और इमरान, आप दोनों ने काफी देर सोचा होगा कि महंगाई के दौर में क्या सस्ता है। चलें बताएं, कुछ आइडिया हो सका। वन वर्ड आंसर चाहिए मुझे आपका, क्या सस्ता है? सांस ही लग रही है मुझे तो सस्ती अभी। अच्छा, और आपको क्या लगा? आई वॉन्ट टू टेक फोन अ फ्रेंड। मैं कॉल करना चाहूंगा फ्रेंड को इस बारे में। चलिए इस बारे में हम सोच लेते हैं। आपकी कॉल आपने किसको करनी है इस पर सोचते हैं। खैर, और मैंने आपको जिस तरह बताया जेल जाना आसान नहीं होता। अब आप जेल में चले गए हैं, कानूनी तरीकाकार के तहत आपको रखा जाएगा, वहां पर ट्रीट किया जाएगा। जेल भरो तहरीक में तो आप पेश थे। अब थोड़ा सा सब्र कर लें, थोड़ा सा आपकी खातिर तवाज़ो का मौका दें। आप वहाँ आए हैं, थोड़ा ठहरें। ऐसे बेचैनी से तो नहीं ना कि आप चले गए, हमें कहें कि अब हमें वापस भी भेजो। और शाह महमूद कुरैशी तो वॉलंटियरली गए थे ना, उन्हें किसी ने उठाकर तो बंद नहीं किया। लेकिन अब उनका बेटे की स्टेटमेंट भी आ गई और खैर आज तो हमारे सामने भी आ गया, लेकिन अदालत में ये केस था। खैर, मेरा सवाल आपसे था, आप फोन ऑफ फ्रेंड करना चाहते थे। आपको पता है इमरान कि महंगाई कितनी बढ़ गई है? बिजली की हमने बात कर ली, पेट्रोल की हमने बात कर ली, चाय महंगी हो गई है, चीनी महंगी हो गई है। इवन के जो बिस्किट हमें 40 रुपए का मिलता था वो 1 मार्च के बाद हमें 50 रुपए का मिलेगा। यहाँ तक कि जो 1.5 लीटर की कोल्ड ड्रिंक थी, जो कि शायद आप दोनों बहुत शौक से खाते पीते होंगे, जंक फूड के तो मुझे आप शौकीन लग रहे हैं इरफान, बिकॉज यू आर हेल्दी। तो वो भी महंगी हो गई है, 160 रुपए तक चली गई है। यानी कि आम आदमी थोड़े से बजट में बस करें, आप रुलाएंगी क्या? एंटरटेन भी नहीं कर सकता। अच्छा, देखें बंदा जाए तो जाएगा। इसमें मसला पता है क्या है? मसला ये होता है कि जब भी आप किसी मुल्क से कर्जा लेते हैं या किसी तंजीम से कर्जा लेते हैं, आप उसको एक प्लान देते हैं कि हम इसको किस तरह वापस करेंगे। पहले तो आप उसको श्योरिटी देते हैं कि हम आपको ये वापस करेंगे और लाजमी करेंगे। फिर आप उसको प्लान देते हैं कि हम कैसे जो है वो इसको कवर करेंगे या कैसे आपको अदा करेंगे। हमारे यहाँ पर होता क्या है, हमारे यहाँ पर प्लान जो है वो ये दिया जाता है कि जी हम जो है वो टैक्सेस की मद में टैक्सेस बढ़ाकर ये जो है आपको वापस करेंगे। कभी भी ये प्लान नहीं दिया जाता कि हम अपने खर्चे कंट्रोल करेंगे। आप ये देख रहे हैं हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, चाहे वो फेडरल लेवल पर है या सूबाई लेवल पर है, इनके खर्चे जो है ना और अल्ले तल्ले जो है वो वैसे ही जा रही हैं। कहीं पर किसी किस्म का कोई कट जो है वो नहीं लगा।
ये सरकारी अफसरान जो हैं, ठीक है, इनको तनख्वाहें जो मिलती हैं, मरात जो मिलती है, मरात में आप यकीन जाने अगर मरात में 50% कट लगा दिया जाए ना, पूरे पाकिस्तान में जितने भी सरकारी अफसरान की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उनकी मरात पे 50% कट लगा दिया जाए ना, तो आप यकीन जाने आपकी जो निचला तबका है ना और सफेद पोश तबका है, उस बेचारे की जिंदगी आसान हो जाए। और हमारे यहाँ पर होता क्या है, आटा, चीनी, दालें, हर चीज महंगी कर दी जाती है। वो चीज महंगी की जाती है जो बेचारा गरीब आदमी रोजमर्रा जो मुश्किल से बेचारा 20-30 हज़ार रुपये महीना कमाता होगा ना, जो बच्चे भी पाल रहा है, घर का किराया भी दे रहा है, वो ज्यादा प्रॉब्लम में आता है। बड़ा आदमी तो क्या करता है, बड़े से ग्रोसरी स्टोर में जाता है, जाके करते हैं ग्रोसरी और उसके बाद एटीएम कार्ड देते हैं या कैश करते हैं, बस वो तो बिल भी पढ़ना जो है वो नहीं पसंद करते कि जी कितनी कीमत जो है वो बढ़ी है, उन्हें कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी गुजारने का ऐसा तरीका तो यही है ना कि अपनी चादर देखकर पांव फैलाए जाएं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन चादर अब इतनी छोटी हो चुकी है कि पाँव फैलाना क्या, सुखेड़ना, उसके अंदर भी वो चादर नहीं आ रही। अब आप जैसे हालात की बात कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ है ऐसी जो आप सस्ती समझ सकते हैं, तो हमारे जहन में अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं आ रही कि जिसको हम सोचें कि ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो इस महंगाई के दौर के अंदर भी मैं बताऊंगी आपको। चले वो हम बड़े गौर से सुनेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो फ़ायदेमंद भी हो, ये ना हो। लेकिन ख्याल ये भी रखें कि अब रमज़ान आ रहा है, आप उसमें देखिएगा ये कीमतें कहाँ जाएंगी, वो कहाँ पे जाएंगी। असल इशू ये है कि जो ऐसा तबका जो इस महंगाई से मुतासर हुआ है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है, और वो एलीट क्लास, वो लोग जिन्होंने ये फ़ैसले करने हैं कि महंगाई कितनी होनी चाहिए, जिन्होंने ये फ़ैसले करने हैं कि मुल्क की डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए, उनकी अगर अपनी जायदादें देखें, उनके अपने असासे देखें, तो उसके अंदर अरबों रुपए के इजाफे हो चुके हैं। और ये पिछले 4 साल के दौरान, जहाँ पे जो एक पहले कहा जाता था एक लोअर क्लास है, एक अपर क्लास है, एक एलीट क्लास है, अब एक एलीट क्लास रह गई है, और जो लोअर क्लास थी वो भी अब वो जो है वो मिडिल क्लास से भी नीचे चली गई है। तो ये सूरत हाल हो गई है, बीच में दरमियानी रास्ता नहीं रह गया। अभी भी आप लाहौर के, जैसे हम शहर की अगर बात करें, तो शहर के अगर बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स जो हैं उन पे आप देखें तो वहाँ पे आपको वेटिंग मिलेगी, आपको फौरी तौर के ऊपर किसी भी रेस्टोरेंट, अच्छा जो रेस्टोरेंट होगा वहाँ पे जो टेबल नहीं मिलेगी, उसके लिए आपको आधा घंटा। आप कौन कौन से रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं? वैसे मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा घर से बाहर खाना खाने के आदी हैं। वो तो देखें, चले हम तो कब्रिस के सिलसिले में जाते हैं, हम तो कब्रिस के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें ये देखने वाली चीज़ है, घर पे खाना नहीं मिलता। नहीं क्यों नहीं, घर पे भी भाभी आपको घर पे खाना पीना नहीं एक्चुअली हम गुस्सा इस चीज का निकाल रही हैं, जो आपको 12 बजे के बाद हम दोनों को पिज्जा खिलाना ना, आप उसका गुस्सा निकाल रही हैं। हाँ। वो तो चले, वो खा ही लेंगे हम। अब हम खाने से ज्यादा खिलाने वाले हैं, तो हम बहुत शौक से बस ठीक है, फिर हम 12 बजे के बाद हमारी खाने पीने की इतनी बात हो गई है, तो जरा ब्रेक पे चलते हैं, थोड़ा सा खाना पीना कर लेते हैं। We'll be right back after a short break. वेलकम बैक। अहलियाने लाहौर को एक बात बताना बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि कलमा चौक अंडरपास का मंसूबा मुकम्मल हो गया है और आज उसको ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। किस वक्त, कितने बजे, क्या तैयारियां हैं, कहाँ तक पहुंची हैं, वगैरह वगैरह रिपोर्टर से जान लेते हैं। बताएं फिर, मेरा वगैरह वगैरह को फिल कर दें। देखिए जी, कलमा चौक अंडरपास के हवाले से बात करें, जो प्रोजेक्ट है, बेसिकली हम पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ सीबीडी के लिए नहीं, बल्कि पूरी आवाम के लिए जो है, बल्कि आने वाले दौर के लिए ये अहम प्रोजेक्ट जो है वो साबित होगा, चूँकि ये फर्स्ट टाइम अब ऐसा हुआ है कि ये सोचा गया है कि अगले जो 15-20 साल हैं, 25 साल है, तब ट्रैफिक का रश यहाँ पर कितना होगा। चूँकि सीबीडी प्रोजेक्ट जो है वो भी स्टार्ट है, वो भी शुरू हुआ है। अब उसको माइंड में रख के ये तय किया गया कि भाई ट्रैफिक का रश जो है वो कितना होगा, कितनी ट्रैफिक बढ़ेगी, कितने ओवरहेड ब्रिजेस पे गाड़ियां जो है वो गुजरेंगी, अंडरपास से कितनी गाड़ियां गुजरेंगी। तो मेरे ख्याल से ये पहली बार ऐसे हुआ है। अदरवाइज लाहौर में जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है ना, आप यकीन जाने साल या 1.5 साल बाद इस पे चेंजिंग जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम जो है वो होती है। और अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के हवाले से, तो मैं अभी भी यकीन जाने इरफान, मैं हैरान हो रहा था कि इतनी जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है ना वो मुकम्मल हो रहा है कि मैं वाकई मैं यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और ये आपका जुलाई में जाके पहले जो है वो मुकम्मल होना था। इसका क्रेडिट ना हमें निगरान, जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत जो है वो, अगर आप ये देखें कि कल जो निगरान वज़ीर आला उन्होंने ट्वीट भी किया
कि कल जो शहर की सूरत हाल रही, चूँकि शहर के मुख्तलिफ मुकामात में तरक्याती काम जो है वो हो रहे हैं, जो कि बड़े बड़े तरक्याती काम है। फिर आपका PSL जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है, जिसकी वजह से चूँकि जो लोग कलमा चौक को यूज़ नहीं कर पाते थे, उन्होंने क्या करना यूज़ किया, उन्होंने जो कज़ाफ़ी का रास्ता है उसको यूज़ करते थे, लेकिन PSL की वजह से वो भी बंद कर दिया गया है परसों रात से। और कल जो शहर में ट्रैफिक नजर आई वो सबके सामने थी, और निगरान वज़ीर आला ने खुद कल हमारे यहाँ पर एक रिपोर्टर है, मेरा ख्याल है आमिर रजा थे हमारे साथ, बड़ी तकलीफ बयान करके गए। मैं इतनी देर खड़ा रहा, मैं 1 घंटा यहाँ पे था, 1 घंटा वहाँ पे था। तो वैसे ही आदत है, जब भी लेट आते हैं ऑफिस यही कहते हैं। मैं इरफान को, ये उनका तकिया कलाम है। बिल्कुल, मैं इरफान को यही बात बता रहा था कि कल मैं दोपहर में तकरीबन 1 बजे के करीब पंजाब यूनिवर्सिटी से निकला और मैंने लिबर्टी का रूट, लिबर्टी पहुंचना था, मैं 2.25 घंटे में वहां पहुंचा। आप यकीन जाने इतना ट्रैफिक रश था कल। और निगरान वज़ीर आला ने जो है वो कल ट्वीट भी किया कि वो माज़रत ख्वाह हैं अवाम से कि कल जो तकलीफ़ जो है वो अवाम को जो है वो जो है तकलीफ़ का सामना रहा है। और आप यकीन जाने, मैं सुबह, चूँकि मेरे बेटे का स्कूल वहाँ पर है, सेंटर पॉइंट पे मैं गुजरता हूँ, डेली गुजरता हूँ इस रास्ते को ना, सुबह मॉर्निंग में। और आज सुबह जो है मैंने वहाँ पर देखा कि तमाम अफसरान अभी भी खड़े हैं, सुबह 8 बजे ही खड़े हैं। और वो मुझे पता चला है कि आज वो जो अंडर पास है वो खुल रहा है। हाँ जी, तो ये बड़ा रिलीफ। लेकिन इसमें एक और चीज़ देखने वाली है कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो आपको उस वक्त भी ये प्लान जहन में होना चाहिए था कि PSL जो है वो आने वाला है। लेकिन हमारा असल इशू ये होता है कि हम कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो वही हम अपना सियासी फ़ायदा जो है वो उसको मद्देनज़र रखते हैं कि हम मेरी तख्ती लग जाए, फौरी इसके ऊपर काम कर दिया जाए। लाहौर में मैं समझता हूँ ये कलमा चौक जो 2000 के करीब, जो 2002 के अंदर इसका जो पहला जो इसको मॉडिफाई करना शुरू किया गया था, उसके बाद से अब तक जो है ये कुछ 4 दफ़ा इसको मॉडिफाई किया गया और अब ये 5वीं दफ़ा जो है ये दोबारा मॉडिफाई हो रहा है। और इसके अंदर अरबों रुपए का प्रोजेक्ट लगा, अरबों रुपए इसके ऊपर खपत आई। लेकिन इसमें ये देखने वाली चीज़ ये है कि जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें टीपा है, जिसमें LDA है, जिसमें दीगर डिपार्टमेंट हैं जिनका काम है प्लानिंग करना, प्लानिंग का ये फुकदान होता है कि हमने अगर गुलाब देवी अंडरपास बनाया तो उसके बाद हमें याद आया कि गुलाब देवी अंडरपास से तो बड़ी स्मूथली ट्रैफिक गुजर रही है, लेकिन उसके बाद अगर जो आगे ब्रिज है, लाहौर ब्रिज जिसे कहा जाता है, ये ब्रिज जो है गया तो उन्होंने कहा चले इसके साथ एक और लेन जो है वो एडजस्ट कर देते हैं। इसके बाद फिर दोबारा से जो अगला प्रोजेक्ट शुरू हुआ वो यहाँ से ट्रैफिक अगर फ्लो इसका जाएगा तो आगे जो इसका फ्लो है वो दोबारा फंसेगा, दोबारा फिर हुकूमत को अरबों रुपए अवाम की टैक्स से वो अवाम की जेबों से पैसे निकालें। कि आपका कहने का मतलब है कि निगरान हुकूमत जो है जो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने जा रही है वो भी इसी डगर पे चल रही है। देखिए, निगरान हुकूमत की तरफ से तो अभी ये डिसीजन लिया गया कि इनको फौरी तौर के ऊपर जो है इसका काम मुकम्मल किया जाए और काम मुकम्मल करके अवाम को रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आगे मैचेस की वजह से आप देखें जो हम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन हम भी ना कभी देखने में आती है किस तरह ये लोग कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। देखने वाली है कि ये केस जो है, ये केस पहले भी ये है कि पुलिस एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और ये वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अभी मुझे बहुत जल्दी एक ब्रेक पर जाना है। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहें। इमरान नज़ीर साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एंड वेलकम टू सिटी एट 10। कैसे हैं? अहले लाहौर को भी बड़ी अच्छी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी देखा, आप यहीं थे जब मैं वो खबर दे रही थी। क्या चल रहा है लाहौर में, क्या सूरत हाल पैदा हुई है? जेल भरो तहरीक हो रही है तो दूसरी जानिब जेल बच्चों के मामला पैदा किए जा रहे हैं। देखें, बिस्मिल्लाह, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो झूठ है ना, झूठ उसका पर्दा खुल के रहता है। और हम शुरू दिन से एक बात कहते हैं कि इमरान खान साहब का सारा स्टांस झूठ पर मबनी है और ये टोटल शराब है और हमारी महरूमियों से खेल कर ये शख्स जो है वो लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बनाता है। देखें, आज अच्छा पाकिस्तान किसको नहीं चाहिए? आज पाकिस्तान में वो तमाम फैसिलिटीज़ जो यूरोप और अमेरिका में है किसको नहीं चाहिए? लेकिन इन फैसिलिटीज़ के लिए हमें यूरोप और अमेरिका की तरह मेहनत भी करना पड़ेगी, हमें अपने हालात और वाक़यात को उस तरह का बनाना भी पड़ेगा। आज हमारे नीचे से लेकर ऊपर तक जो करप्शन है, जब तक हर पाकिस्तानी अपने आप को ठीक नहीं करेगा और अपने आप को ढालेगा नहीं। आज हम जब कहते हैं ताजरों से कि आप दिन की रोशनी में कारोबार करें, रात गए तक दुकानें मत खोलें, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, बेहाल हो जाते हैं और एहतजाज पर उतर आते हैं। जब आप यूरोप अमेरिका की मिसाल देते हैं तो क्या आपको नहीं पता कि वहाँ दुकानें कितने बजे बंद होती हैं? वहाँ 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। वो दिन की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं, वो एनर्जी को जो है वो बचाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सिस्टम सारा अजीब है। अब जो जेल भरो तहरीक की आपने बात की है,
मुझे बताएं कैसी तहरीक है जिसका लीडर खुद जमानत कराने के लिए लाहौर हाई कोर्ट जाता है और अपने लोगों के बच्चों को कहता है कि जाओ जेल भरो और जाके मेरे लिए जो है वो मेरे इक़्तिदार का रास्ता हमवार करो। और फिर अगर आपने इतनी तकलीफ बर्पा कर रखी थी कि जनाब हम जेलें भर देंगे, हम ये कर देंगे, तो भाई थोड़ा सा फिर सुकून का सांस लेना। अभी 24 घंटे नहीं गुजरे तो आप अदालतों में जो है वो तरले और मिन्नतें कर रहे हैं कि जनाब हमारे रिहा कर दो। साहब चलें थोड़ा सा लिवरेज दे दें अगर, तो फिर उस्मान बुज़दार साहब आ जाएं, वो कह दें कि चले हम आगाज कर लेते हैं, हम वॉलंटियर कर लेते हैं, हमसे नहीं। आप लेवरेज क्यों देते हैं? 4 माह से जो कौन सी वो हड्डी है जो 4 माह से जुड़ नहीं रही? चलो सपोज अगर कोई मसला भी है तो भाई जाओ जेल में जाके आराम करो। रमान पार्क में भी तो आप आराम करके रोजाना कौम सा खिताब का शौक पूरा करते हैं, तो आप जाके जेल में आराम कर लें। देखें इशू ये है, पाकिस्तान इस वक्त इंतहाई सीरियस क्राइसिस से गुजर रहा है। लोगों के लिए ये इशू नहीं है कि जेल किसने भरना और किसने नहीं भरना। लोगों के लिए इशू है कि मुझे आज की रोटी कैसे मिलेगी। लोगों के लिए इशू है कि बढ़ती हुई बिजली, बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमत, इसको कैसे ठीक करना है। ये हम पे इल्ज़ाम लगाते थे कि हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हैं, कभी इल्ज़ाम लगाते थे अपना बाजवा साहब पे, कभी लगाते थे अमेरिका पे, कभी शहबाज साहब पे, मोहसिन नकवी साहब को भी नहीं बख्शा, और अब बात पता नहीं कहाँ तक आनी है। और अगर हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है और अमेरिका हमें लेकर आया है तो IMF हमें नाक से लकीरें क्यों निकलवा रहा है? साहब आपको भी याद होगा कहते थे कि रजीम चेंज में अहम किरदार अदा करने वाला यही फर्द वाहिद है, लेकिन अब वही इमरान खान अपने उस बयानिए से जिस तरह यू टर्न लेके गए हैं, किस किस बयानिए को हम यहाँ पर पेश करें? हम रजीम चेंज के बयानिए पर बात करें, हम कौमी असम्बली से इस्तीफों की बात करें, हम क्या बात करें? देखिए मैं बड़ा हैरान हूँ उन लोगों की अकल पर कि जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और हाई फाई कहते हैं और वो इस शख्स के बातों के पीछे लगते हैं कि जो अपनी बात पर 5 मिनट खड़ा नहीं होता। मकसद कहने का ये है कि हर वक्त यू टर्न, हर बात पे यू टर्न। वो चले यार कोई 2-4 बातों पे बंदा कर ले को समझ आती है। कोई एक बात इस शख्स की ऐसी नहीं है जिससे ये बंदा मुकरता नहीं है। और आप मुझे एक बात बताएं, इस वक्त मुल्क में जो मुसीबत की कैफियत है कि आप जनाब 2 सूबों में इंतखाबात चाहते हैं, आप बिल्कुल आइन का तकाजा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात हों, लेकिन ये भी तो सोचे कि किस बात की वजह से इस मुल्क को इंतखाबात में धकेला गया है? सिर्फ एक फर्द वाहिद की जिद की वजह से। तभी ये शख्स जो है अकेला खड़ा हो जाता है 22 हल्कों से और पूरे कौम का पैसा जो है वो बर्बाद होता है। और इनको अंदाजा भी है कि इलेक्शन के ऊपर पैसे कितने लगते हैं। साहब ये अंदर की बात है जो आवाम को नहीं पता कि इमरान खान साहब बजाते खुद इंतखाबात करवाने के हामी नहीं है। देखें इमरान खान साहब के अंदर जो बेचैनी है, जो मसला है, वो लोगों को समझना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी बात है कि जिससे ये शख्स इतना बेताब है कि मैं किसी भी तरीके से जो है वो इंतखाबात की तरफ जाऊं या इक़्तिदार में वापस आऊं। देखिए इक़्तिदार आनी जानी चीज़ है, और जो रियासत मदीना वाले होते हैं वो तो इक़्तिदार के दाई नहीं होते, वो तो इक़्तिदार के शौकीन ही नहीं होते। उन्होंने तो लोगों की खिदमत करनी होती है। ये अच्छी रियासत मदीना है कि जिसमें लोगों के बच्चों को जेल भेजना है और अपने बच्चों को लंदन में रखना है, लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाने, और अपना हाल ये है कि नजायज़ बच्चे पैदा करके फेंके हुए हैं, उनका पुरसाने हाल कोई नहीं, लोगों के ऊपर चोर का इल्ज़ाम लगाना। और सबसे बड़ी चोरी और सबसे बड़ी डकैतियां जो हैं वो PTI के अपने दौर में हुई हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग तक के पैसे लिए गए हैं। एक मामूली से क्लर्क से लेके एक DC तक पैसे दे के लगते रहे हैं। फिर कहते हैं शर्म आनी चाहिए। घरेलू खवातीन हैं। देखिए बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं तो किसी भी सियासी कारकुन की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ। मैं बिल्कुल ये बात करता हूँ, मुझे खुशी नहीं होती जब किसी सियासी वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन वो लोग भी तो थे जिनको 2-2 साल आपने जिंदान में फेंक दिया। हमजा शहबाज जैसे, मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम नवाज, सादर रफीक और सलमान रफीक, यानी मैं किस किस का नाम लूं, हाफिज नुमान, कामरान माइकल, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, जिस पर आपने हीरोइन डाल दी। आप सोचे तो सही कि डेथ पेनल्टी है, उसकी सजाए मौत है, आपने झूठा केस डाल दिया। आपको शर्म भी नहीं आती? तो आज आप 2-2 दिन में आप रोना शुरू हो गए। मुझे फवाद चौधरी से बहुत हमदर्दी हुई जब उनकी आंख में आंसू आए और उन्होंने कहा बच्चे, वो बैड सीन था। 3 दिन लेकिन फवाद चौधरी साहब हमारे भी बच्चे थे, मैं भी जेल गया था, मेरे भी बच्चे थे, वो भी मुझसे मिलने आए थे। काश आपको लोगों को उस वक्त समझ आती कि आप जो फो रहे हैं आपको काटना पड़ेगा। अब खुदा के वास्ते अब आप तौबा कीजिए इस बात से कि आप लोगों को नजायज जेल नहीं भेजेंगे, क्योंकि आपको 2 दिन में अल्लाह ताला ने ट्रेलर दिखा दिया है। अब आपके लीडर की बारी है, उसको भी जरा ट्रेलर नजर आना चाहिए, ताकि वो जो लोगों को जेलों में डालने की बातें करता फिरता था अपना मुल्क चलाने की बजाय। मुझे एक बात बताएं, आज हम महंगाई का क्यों शिकार है? कभी सोचा आपने? 3.5-4 साल की हुकूमत में इस शख्स ने इतना कर्जा लिया जितना 73 साल की सारी हुकूमतों ने मिलकर नहीं लिया था। अब उसको उतारना किसने है?
उस कर्जे को उतारने के लिए ये महंगाई है। जो मुआहदे ये IMF से इमरान खान खुद करके गया है बहैसियत वज़ीर आज़म, उन मुआहदों की पासदारी के नतीजे में आज हम जलील हो रहे हैं, आज हम आवाम से गालियां खा रहे हैं। इस सारी जो गलाजत है, ये गंदगी है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये इमरान खान गंदगी से एक बात मुझे याद आई, अगर आप मुझे इस पर बता सकें कि इसकी वजह क्या है और इसको ठीक कैसे करना है। मैं चाहती हूँ कि हमारे माशरे की इस्लाह और बिगाड़ पैदा ना हो। मैं जब सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाती हूँ और मैं वहां पर दुरुस्त बात करती हूँ या मैं किसी को दुरुस्त बात करते देखती हूँ कि वो हकाइक कोट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं नीचे लान तान, गालम गलोच और बहुत ही बिलो द बेल्ट वाले अलकाबात से उनको नवाजते हैं। इनकी तरबियत किस तरह करें? एक कौम की तरबियत अब हम किस तरह करेंगे? देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क में सियासी इख्तलाफ राय को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया गया है और ये इमरान खान साहब को इसका सेहरा जाता है। जो उन्होंने हमारी एक नस्ल जो है ख़राब करने की कोशिश की और उसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे हैं। देखें, जब आप इतना घटिया हरकतों पे जाएंगे या कि आप दरसी कुतब में अपनी तारीफ़ें और अपने मुखालिफिन के मुताबिक झूठ लिखना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपका हाल ये होगा। आज आप सोशल मीडिया को देख लें, इस सोशल मीडिया को जिसको पिछले 10-12 साल से तहरीक इंसाफ यूज़ कर रही है, उसमें सच नाम की कितनी चीज़ें हैं और झूठ नाम की कितनी चीज़ें हैं। सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां झूठ जो मर्जी फैलाएं, जितना मर्जी फैलाएं, आपको पूछने वाला कोई नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम की जो जिम्मेदारी है, आप अंदाज़ा करें, पिछले दिनों जो एक रिपोर्ट आई थी कि जो इनके अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया के PTI के, उसमें 93% फेक अकाउंट हैं, पेड अकाउंट हैं। अब ये पेड अकाउंट्स के थ्रू ये गालियां दिलवाते हैं और जो बेचारे दूसरे लोग होते हैं वो समझते हैं कि गालियां देना बाइसे सवाब है, क्योंकि रियासत मदीना का खलीफा कह रहा है, वो खलीफा है रियासत मदीना इमरान खान साहब जो फरमाते हैं। मैं कहूंगी अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला तो बंद हो गया। जो अवाम के पैसे से इन अकाउंट्स को जिस तरह रन किया जा रहा था इमरान खान के दौर में, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो सिलसिला तो रुका। इसी की तकलीफ है ना। और तकलीफ क्या है कि मैं फटाफट वापस हुकूमतों में आऊं और आके मैं अवाम के पैसे से अपनी पार्टी चलाऊं और अपना खानदान चलाऊं। अब अलीमा खान साहब के पास कौन सी सिलाई मशीन थी जो वो अरबों रुपए कमा चुकी हैं? खान साहब 300 कनाल के बन्नी गाला के महल में रहते हैं और खान साहब माशाल्लाह बातें करते हैं लोगों को कि जनाब ये आप अपना 300 कनाल का महल अवाम को दे देना। आपको इतनी अवाम से मोहब्बत, हमें जो आप कहते हैं अगर आइवेंट का घर दे दो तो आप दे दो अपना अवाम को 300 कनाल का महल। करने वालों को भी हम याद है, हमें उनके वो सारे वादे। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है अवाम से कि 73 साल के हुक्मरानों ने इस मुल्क को एटम बम दिया, इस मुल्क को मोटरवेज दी, इस मुल्क को एनर्जी क्राइसिस से निकाला, इस मुल्क को 73 साल चलाते रहे। 3.5 साल के हुक्मरान ने जो कर्जा लिया वो 73 सालों वालों से भी ज्यादा कर्जा लिया। कोई एक प्रोजेक्ट दिल पे हाथ रख के बताएं जो इमरान खान साहब ने किया हो, सिवाय बातें। कहां गए वो पैसे? कौन खा गया? खालिद इमरान साहब, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमने देखा सेहत कार्ड सामने आया, हमने देखा बिलियन, वो हमारा मंसूबा है, लेकिन नवाज शरीफ का मंसूबा है सेहत कार्ड। 19 शहरों में हम दे के गए थे सर, लेकिन इन मंसूबों के अंदर किस तरह लोगों को गुमराह किया गया, ये बात भी लोगों को बताना बहुत जरूरी है। खैर, मैंने सेहत पर आपसे बात करनी है, अभी हम चलते हैं एक ब्रेक पर। वक्त कम है और बातें बहुत सारी हैं, आप हमारे साथ रहें। ख्वाजा साहब भी अभी यहीं पर हैं। वेलकम बैक। सियासी सूरत हाल जो थी उस पर तो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब ने हमें बहुत अच्छे से बता दिया कि क्या कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और किस तरह से लोगों को मिस कम्युनिकेट किया जा रहा है। लेकिन ख्वाजा साहब, आपके दौर में हमने देखा कि शोबा सेहत में जिस तरह आवाम को फैसिलिटेट किया गया वो काबिल तारीफ़ है, मगर अब जो शोबा सेहत के हालात हैं, जो साबका हुकूमत कर गई, जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए, सेहत कार्ड भी हमने देखा बज़ाहिर तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद या उसकी वजह से जो मसाइल पैदा हुए उनका सदेबाब पता नहीं कब हो सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जो सेहत कार्ड के मनसूबे की वो बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटते हैं ना जी, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी पार्टी का परचम पेंट किया हुआ था। पहली बात तो ये कि उनके अब्बा जी का मनसूबा नहीं था। ये मनसूबा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपनी वज़ारत उज़्मा के दौर में शुरू किया था और हम पंजाब में इसको 19 शहरों में दे चुके थे। 19 शहरों के बाद जब हमारी हुकूमत चली गई तो इन्होंने उस मनसूबे को टेकअप कर लिया। लेकिन इसमें खराबियां क्या की? देखें, होना ये चाहिए कि एक शख्स को अगर आप कार्ड दे रहे हैं तो फिर आप अपने अस्पतालों को भी उसके काबिल करें कि उस कार्ड पे उसका तमाम इलाज जो है वो हो जाए। अब इनको ने किया क्या है कि इन्होंने अस्पतालों में अद्वियात का बजट बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आप यकीन करें कि बुज़दार साहब के दौर में तो शायद को हल्की फुल्की चीज़ आखिरी दिनों में तो खैर वो भी ख़त्म हो गई थी। परवेज़ इलाही साहब के दौर में ये वक्त आ गया था कि सर्विस अस्पताल में अगर किसी का सर फटता था तो वो अपने लिए चीज़ें भी बाहर से लेकर आता था। तो ये हालात होंगे तो कार्ड को किसी ने चाटना है।
तो प्राइवेट अस्पतालों की, प्राइवेट माफिया की जो है मौज लग गई थी, वो बिल्स बनते थे और बड़े बड़े स्कैम इसके अंदर होते थे। जो शोबा सेहत की बर्बादी का सबसे बड़ा सबब है कि जो सीईओज होते हैं, डिप्टी सीईओज होते हैं, इनको बड़ी ईमानदारी से मेरिट पे लगाया जाता है कि उन्होंने पूरा शहर और पूरा तहसील चलानी होती है। हर बंदे का रेट था, पैसे दे के ये लोग लगते रहे। इवन मैं आपको क्या बताऊं कि क्लर्क से लेके ऊपर तक जो है वो लोग पैसे दे के लगते रहे। इतनी बेईमानी और इतनी खुली करप्शन मैंने अपनी होश में कभी किसी दौर में नहीं देखी, जो खुली करप्शन मैंने पीटीआई के दौर में देखी है, जो सबसे ज्यादा करप्शन के खिलाफ भाषण देते थे और तबाह करके रख दिया उन्होंने हेल्थ का सिस्टम। देखिए, मैं और सलमान रफीक साहब मिनिस्टर थे, हम लोग अटक से लेकर राजनपुर तक विजिट किया करते थे, हॉस्पिटल्स में जाकर फिजिकली देखा करते थे। हमारी रिवैम्पिंग चल रही थी हॉस्पिटल्स को, हमने उस वक्त जो डीएचक्यूज थे, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह रिवैम्प कर दिया था। लेकिन इन लोगों के दौर में आप मुझे बताएं कौन से इनके वज़रा कराम थे जो आपको, सिवाय गंगाराम में, वो हमारी बहन जाती थी बेचारी, चले वो बीमार भी हो गई बाद में, अल्लाह उनको सेहत दे, वो सुनती तो वो किसी की थी नहीं। जब उनसे डॉक्टर साहब को कहा जाता था तो वो कहती थी जनाब मैंने सब पता है, मैंने ना सिखाओ। तो सब पते वालों ने जो बर्बाद किया हेल्थ को, जो तबाह किया सिस्टम को। एक दिन मैंने असेंबली में उनसे सवाल कर लिया कि जी वो मेरे दौर में हेल्थ काउंसिल हुआ करती थी, तो आप आजकल उनका क्या बजट है? तो यकीन करें कि मिनिस्टर साहब को यही नहीं पता था कि हेल्थ काउंसिल किस बला का नाम है। हेल्थ काउंसिल होती थी कि आपको पता है कि फाइल वर्क में बड़ा टाइम लगता है, अगर किसी हॉस्पिटल को फौरी तौर पे कोई काम करना है तो उसकी एक हेल्थ काउंसिल होती थी, उसके पास कैश रकम हर वक्त मौजूद होती थी, वो उसका इजलास बुला के उसके इजलास से वो प्रूफ करा के वो फौरी कर सकते थे, उनको बजट का इंतजार नहीं करना पड़ता था। तो ये वो मैं समझता हूँ इकदाम थे जिनसे लोगों को फौरी रिलीफ मिलता था। आपको याद होगा कि हमने उस दौर में जो है वो डायलिसिस मशीनों पे काम किया, हमने उस दौर में फिर एयरलिफ्ट कराए जो है वेंटिलेटर, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ना किसी ने रिपेयर कराई, ना किसी ने उनको पूछा, ना उस प्रोजेक्ट्स को कोई आगे लेकर चला। मेरे दौर में प्रोजेक्ट था कि जब आप मेरे तहसील लेवल के हॉस्पिटल में जाते थे, मैं इन बड़े हॉस्पिटल्स की बात नहीं कर रहा, जो आप कसूर के डीएचक्यू में, जो आप विहाड़ी के, जो आप राजनपुर के, अटक के, पहले आपकी स्क्रीनिंग होती थी और आपकी तमाम चीज़ों की स्क्रीनिंग करके आपका बीपी, आपका शुगर, आपका ब्लड टेस्ट करने के बाद एक पोर्टल के ऊपर जो है वो आपका रिकॉर्ड अपडेट किया जाता था, ताकि आप कल को कभी भी किसी दूसरे अस्पताल में जाएं, उस कार्ड को स्कैन करें तो आपका सारा पिछली हिस्ट्री जो है वो सामने आ जाती थी। मेरा भी वो कार्ड बना हुआ था, वो भी मनसूबा खत्म कर दिया गया। तो इन्होंने हेल्थ में तबाहियों के अलावा कोई दास्तान रकम नहीं की। हाजी साहब, लेकिन एक जो हम कह सकते हैं कि हादसा रहा, सानहा रहा, वो ये कि इनके दौर में कोरोना की वबा फैल पड़ी, लेकिन देखें वो हादसे के भी इनको बड़े फायदे हुए ना। इन्होंने कोरोना के नाम पर अस्पताल ही बंद कर दिए और लोगों, देखें लोगों का आना भी तो कितना कम हो गया। कोरोना पेशेंट जरूर आते थे, लेकिन बाकी बीमारियों के आप अंदाजा करें ना कि ऑपरेशन कितने साल तक रुके रहे, कितने महीने तक रुके रहे, तो वो तमाम अरसे का इनको फायदा भी हुआ है। मैं बयान नहीं कर सकती कि कोविड के पेशेंट्स को किस तरह ट्रीट किया जाता था। मैं खुद ये तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कोई महफूज रहा, हर किसी के घर में किसी न किसी को कोविड तो हुआ, लेकिन जब वहां पर जाते थे उनको ट्रीट किस तरह किया जाता था? आप मुझे ये बताएं कि वेंटिलेटर्स होते हुए भी पेशेंट्स को नहीं दिए जाते थे, ये तो जानलेवा। कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों ने बेमिसाल काम किया और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बड़ी ज्यादती की। बाज प्रोफेसर ऐसे थे जो देखना भी नहीं चाहते थे पेशेंट्स को, बड़े अदब से मैं करूं, कोई बुरा ना मनाए, लेकिन अक्सरियत ऐसे डॉक्टर्स की, पैरामेडिक्स की, नर्सिस की, प्रोफेसर की थी जिन्होंने अपनी जानों पे खेला और जाके पेशेंट्स को देखा। मैं उन डॉक्टर्स को, उन नर्सिस को, उन पैरामेडिक्स को भी सलूट करना चाहता हूं, लेकिन उसके साथ साथ उन लोगों को कि जो पेशेंट को देखते ही नहीं थे इस डर से कि कोविड है, मैंने पेशेंट नहीं देखना, वो अपने साथ ज्यादती करते थे। और देखें कोविड के अंदर भी मैं आपको और शबाशी साहब की टीम आपको हर अस्पताल में नजर आई होगी, हमने बाहर खड़े होकर सामान बांटा, हम अंदर जाने की कोशिश करते थे, हमें अंदर जाने नहीं दिया जाता था, लेकिन वहां पर भी आपको पहले कोई 1-2 माह में ना कोई हुकूमती वजीर नजर आया, ना कोई हुकूमती मशीनरी नजर आई। तो बातें ये बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। मुझे बताएं इमरान खान साहब आपको कभी किसी जगह पे फील्ड में नजर आए? उसके अगेंस्ट आप देखें नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब हमेशा आपको हर जगह फील्ड में नजर आते हैं। जब इनके सूबे में जिस वजह से जिस सूबे की बेस पे ये मरकज में हुक्मरान बने, खैबर पख्तूनख्वा, जब वो सैलाब में डूबा हुआ था, बच्चे बिलक रहे थे, बच्चे परेशान थे, इनका लीडर जो है जलसों में मसरूफ था, सैलाब ज़दगान के सर पे हाथ रखने नहीं गए और एक दिन फोटो सेशन कराने गए तो खाली ट्रक ले गए। तो जब बेशर्मी और बेहिसी का ये आलम हो कि आपको शर्म भी ना आ रही हो कि आप कोई काम नहीं कर रहे और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद मैं उन बेवकूफ़ों की अकल पे हैरान हूँ कि जो सब कुछ देखते जानते बूझते जो है वो बेवकूफ़ बने हुए हैं। तो भाई खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली जिसको अपनी हालत के बदलने का ख्याल ना हो। आज हम बात करते हैं इकॉनमी की, आज हमारे मुल्क में हम फील करते हैं कि $1 अरब के लिए हम IMF की मिन्नतें कर रहे हैं और IMF हमें नाक लकीरें निकलवा रहा है। अगर हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट होते तो अमेरिका तो हमें मौजें करा देता। अमेरिका अगर हमें लेकर आया होता तो वो तो कहता कि जनाब ये लो $1 की बरसात और ऐश करो। लेकिन अपने बयान से यू टर्न तो ले लिया खान साहब ने अपने बयानिए से ऐसा यू टर्न लिया कि मैं आज कभी मेरा दिल करता है कि जिन लोगों ने गाड़ियों के पीछे लगाया हुआ ना, क्या हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। मैं उनकी गाड़ी को रोकूं और उनसे पूछूं कि भाई हुन आराम है, हुन आराम है, लेकिन फिर भी लोगों ने लगाया हुआ है। यानी बेशर्मी की हद ही हो गई है। और बड़े अदब से मैं कहूँ जैसा लीडर वैसे ही फॉलोअर बन जाते हैं। हम अपने लीडरों से हर सही गलत पे बात करते हैं। इनकी जरूरत ही नहीं है कि अपने लीडर को ये पूछ सकें कि भाई आपकी कौन सी ऐसी हड्डी टूटी हुई है जो 4 महीने से ठीक ही नहीं हो रही, हमें आप जेल भेज रहे हैं, खुद आप जमानत लेके घर बैठे हुए हैं। खाजा साहब, कल हमारे साथ एक डॉक्टर मेहमान आई हुई थी शो में और मैंने उनसे पूछ लिया कि कितना वक्त लग सकता है इमरान खान साहब को रिकवर होने के लिए, क्योंकि काफी वक्त तो हो चुका है। तो वो शायद उनकी हामी थी, तो वो तो हमें जवाब देने से कासिर उल्टा ब्रेक में भी और सेट पर भी हमारे साथ काफ़ी गर्मा गर्म उनका मुबाहिसा हो गया। तो इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो बात को सुनना नहीं चाहते, उनके अंदर वो सब्र नहीं है सच को कंटेन करने का। देखिए, ना वो सच सुनने की आदी हैं, ना उनको सच अच्छा लगता है और ना उनको सच बताया जाता है। और आप किसी भी हड्डी के डॉक्टर को ये भी लाइन पे लेके पूछ लें अगर दुनिया की कौन सी ऐसी हड्डी अगर टूटी, अब वो इनकी कोई हड्डी टूटी नहीं हुई भाई, इनका कोई फ्रैक्चर नहीं है, कोई फ्रैक्चर नहीं है इमरान खान साहब को, इनको कोई बुलेट नहीं लगी हुई। और अगर इनकी वो हड्डी टूटी भी होती को मामूली सी, तो 6 हफ्ते से ज्यादा कोई ऐसी हड्डी नहीं है जोड़ने का वक्त ले। तो आज अल्लाह के फजल 6 महीने होने वाले हैं, तो वो हड्डी नहीं जोड़े, अल्लाह करे इनकी हड्डियां जुड़े जनाब, ताकि कौम की हड्डियां तोड़ने से परहेज करें। ये कौम की हड्डियां तोड़ने पे जा रहे हैं, अपने फॉलोअर्स को जबरदस्ती जेलों में डालने के बाद उनको निकालने के दर पे हुए हैं। तो भाई अगर इतना ही शौक चढ़ा था कि 2-4 दिन रह लो, लेकिन ये 2-4 घंटे भी नहीं रहते। आधे देखे ना वो इनके जो KP में जनाब इनके MPA साहब, वो गाड़ी पे चढ़े और फोटो खिंचाने के बाद ऐसा दौड़े कि पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कहीं मुझे को पकड़ ही ना ले, और शाह फरमान की वीडियो आपके सामने आ गई। यानी क्या इन्होंने कौम को तमाशा लगा के पागल किया हुआ है। हमें इतने बड़े बड़े इस वक्त चैलेंजेस हैं, हमें महंगाई का सबसे बड़ा मुकाबला करना है, लोग बेचारे भूख से मर रहे हैं, रोटी महंगी हो रही है, इनको अपनी सियासी तमाशों की और सियासी खेलों की पड़ी हुई है। खुदा के वास्ते ये सियासी तमाशा और खेल बंद करें। पाकिस्तान के वहां को बहुत सीरियस क्राइसिस है, पाकिस्तान इस वक्त बहुत सीरियस मामले में से जा रहा है। आप 24 घंटे लोगों को पागल करते हैं, इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ। क्या करेंगे आप इलेक्शन करा के? अगर आप इंटरिम गवर्नमेंट में को लेकर आएंगे तो IMF आपसे बात करेगा, IMF का मुआहदा होने दें और अपनी जो इख्तिदार की ख्वाहिश है जरा इसको दफन करके रखें। आपने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, 4 साल में तबाह कर दिया। अब अगर उसको ठीक करने की कोशिश हो रही है, हम गालियां खा रहे हैं, हमें पता है, हम इस मुल्क को बचाने के लिए गालियां खा रहे हैं। कोई और होता आप जैसा तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके चले जाता। हम अपनी जात की नफी करके, अपनी सियासत को तबाह करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका सिला शहबाज शरीफ की जात को अल्लाह की जात देगी। अब आपको कभी ना कभी ये बात पता चलेगी कि वो शहबाज शरीफ था जिसने इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अपने आप को जलील करवाया, रुसवा करवाया, आवाम से गालियां खाई। लेकिन इंशाल्लाह एट द एंड फतह शहबाज शरीफ की होगी, फतह नवाज शरीफ की होगी, फतह सच की होगी। खाजा साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक इस तरह करती हूँ कि इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत को या उसके सेटअप को चलने नहीं देते, तनकीद करते हैं, ये सब तो एक तरफ है। लेकिन आप ये भी तो देखें कि बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल शख्स जिसका इस तरह की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन से ताल्लुक नहीं है, निगरान वज़ीर आला नकवी साहब, उनको किस तरह से पॉलिटिसाइज किया गया पाकिस्तान तरीके की तरफ जब इमरान खान साहब और वो दोनों ऐसे मिलजुल के फोटो खिंचवाते थे, रोजाना बैठते थे, खाने खाते थे, उस वक्त मोहसिन नकवी अच्छा था। आज मोहसिन नकवी बुरा हो गया इसलिए कि वो गैर जानिबदार वज़ीर आला है। आज मोहसिन नकवी इसलिए बुरा हो गया कि वो प्रोटोकॉल नहीं लेता। आज मोहसिन नकवी इसलिए बुरा हो गया कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर और सरकारी जहाज रक्षे की तरह आपकी तरह इस्तेमाल नहीं करता। आज मोहसिन नकवी इसलिए बुरा हो गया कि वो अपनी जाती जेब से पेट्रोल डलवाता है, अपने स्टाफ की तनख्वाह अपनी जाती जेब से देता है। आज मोहसिन नकवी इशारों पे ट्रैफिक नहीं रुकवाता। आपका बुजदार जिसको जानता कोई नहीं था, वो जितने प्रोटोकॉल लेता था, और आपकी वो माजरत से मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, आपकी घरेलू खातून जो वो तोहफों के साथ करती रही हैं, जो आप लोग लूटते रहे हैं पाकिस्तान को, उनके साबका शोहर जो करते रहे हैं। तो आज जब मोहसिन नकवी साहब की बात करते हैं, मेरा उनसे जाती तल्लुक है, मुझे बिल्कुल पता उस शख्स के बारे में, मैं उस शख्स की एक चीज जानता हूं।
अल्लाह के फजलो करम से मोहसिन नकवी साहब जैसा शख्स इनकी पूरी पार्टी में कोई नहीं है और इंतहाई डेडली ऑनेस्ट पाकिस्तान का दर्द रखने वाला इंसान है और वो कभी किसी की साइड नहीं लेता। वो डट कर हक के साथ खड़ा है। हुसैनी काफिले से उसका ताल्लुक है, यजीदियत से उसका ताल्लुक नहीं है और वो हुसैनियत पे डट के खड़ा था और डट के खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। ख्वाजा साहब, मुख्तसर वक्त में जबकि सिटी 42 के सीनियर रिपोर्टर्स भी नमाज जनाजा में मौजूद थे, हम यही दुआ करते हैं कि मरहूम के इसाले सवाब के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए, कि अल्लाह उनकी आगे की ज़िंदगी को आसान फरमाएं। और ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब आप हमारे साथ तो मौजूद हैं, लेकिन सर प्रोग्राम में एक फिक्रा कहना है जी जी, रियासत मदीना का खलीफा अपने साथ रहने वालों के कभी जनाजे में गया, ये होता है लीडर। इसे कहते हैं जो अपने इदारे के ड्राइवर के जनाजे में खड़ा है। मुझे गिरबान में जानकर बताएं पीटीआई के फॉलोअर्स, क्या इमरान खान साहब ने कभी आपके किसी बंदे का जनाजा पढ़ा? यकीनन नहीं पढ़ा। ये फर्क, इस फर्क को जान के जिए। ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हुए। अभी क्यों और इस उम्मीद के साथ आपसे इजाजत कि आपका दिन रहेगा खुशगवार। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।